बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाए। बेटा, बैंक कॉलम कैश बुक क्या होता है? ये कैश बुक होती है जिसके अंदर एक बैंक का कॉलम खुला हुआ होता है और कैश के साथ साथ बैंक के साथ जो भी लेन देन होते हैं उनकी प्रविष्टि इस अकाउंट के अंदर की जाती है। ये लेजर के जैसे होता है। इसका फॉर्मेट आपके सामने मैंने यहाँ बनाया है। एक डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट के दो सेक्शन होते हैं। एक कैश के नाम से होता है और एक बैंक के नाम से होता है। कैश के होने वाले लेन देन कैश अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और बैंक से होने वाले लेन देन बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ऐसे इस चीज़ का दोबारा रिपीटेशन होता है। डेट, पर्टिकुलर, कैश एंड बैंक। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। बेटा, इसको समझने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर आपको कैश रिसीव होता है, यानी कैश अगर आता है आपके पास में, तो आपको इधर मेंशन करना है, और आपके पास अगर कैश जाता है तो इधर मेंशन करना है। यहाँ कोई भी चीज़ लिखने से पहले टू लगाना है और यहाँ कोई भी चीज़ लिखने से पहले बाय लगाना होता है। एक एग्जांपल है अपने पास में यहाँ रेडी, जिसको अपन समझेंगे और बैंक कॉलम कैश बुक बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है, प्रिपेयर बैंक कॉलम कैश बुक फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन के लिए बैंक कॉलम कैश बुक बना के बताना है। देखो, पहला दिया हुआ है 1 फरवरी को कैश इन हैंड, यानी कैश इन हैंड, इतना कैश आपके हैंड में अवेलेबल है। कितना? 10,000 रुपये। इतना तो कैश अवेलेबल है अपने पास में। तो ये कैश का पॉजिटिव बैलेंस होता है। बेटा, कैश का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा इस तरफ दिखाया जाता है, टू साइड में। और ये क्योंकि बैलेंस है, इस वजह से इसको बैलेंस के नाम से दिखाया जाएगा। बैलेंस BD, शुरुआत के बैलेंस के लिए बैलेंस BD लिखा जाता है, ब्रॉड डाउन। ये जो ट्रांजेक्शन है 1 फरवरी का है, तो अपन यहाँ पे डेट डाल देंगे 1 फेब। कितने रुपए का? 10,000 रुपये का है। किसका बैलेंस है? कैश का बैलेंस है, इसलिए कैश में मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हुए दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बेटा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब बैंक की लिमिट से ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ कर लेते हो या आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। अगर ये है सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा होता तो मैं इसको टू बैलेंस BD करते हुए या कैश बैंक अकाउंट के अंदर लिख देता। बट ये क्या है? बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। मीन्स ये नेगेटिव बैलेंस है, और जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो बाई साइड में शो किया जाता है। आएगा बैलेंस के नाम से, बैलेंस BD। नेगेटिव बैलेंस है, किसका है? बैंक का है। कितना है? 3,000 रुपये। तो बैंक में मेंशन कर दिया अपन ने। ठीक है, डेट वही 1 फेब। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अपन ने कैश में माल बेचा है। कितने रुपए का? 15,000 का। अगर 15,000 रुपये का माल मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, और कैश आता है तो यहाँ मेंशन किया जाता है। तो अपन यहाँ लिखेंगे टू कैश आया। किस रीजन से आया? सेल करने की वजह से आया, तो टू सेल। और कितना कैश आया? 15,000 रुपये आया, तो अपन यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। ठीक है, पैसा आया। किससे आया? सेल करने से आया। कितना आया? 15,000 आया। कब आया? 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी लिख देंगे। ये ट्रांजेक्शन हो गया। 3 फरवरी तक का ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू राम। किसको माल बेचा है? राम को माल बेचा। कितने का? 20,000 का। बेटा, यहाँ पे कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि कैश में बेचा गया है या चेक से बेचा गया है। तो इसका मतलब अपने पास में कैश अभी रिसीव नहीं हुआ, ना ही कोई चेक रिसीव हुआ। यानी ना तो कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ना ही बैंक से कोई ट्रांजेक्शन हुआ। अपन ने गुड्स सोल्ड किया राम को माल बेचा है। तो ये माना जाएगा कि क्रेडिट पे राम को माल बेचा है, तो अपने को कैश रिसीव नहीं हुआ या चेक रिसीव नहीं हुआ। दैट्स वाई अपन इसकी एंट्री इसके अंदर नहीं करेंगे, यानी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री बैंक कॉलम कैश बुक में नहीं होगी। आगे बता रहा है सैलरी पे। आपने क्या पे करी है? सैलरी पे करी है। सैलरी पे करोगे तो पैसा जाता है, और पैसा जाता है तो यहाँ लिखते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे भैया पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अपन सैलरी पे कर रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट के नाम से एक अकाउंट खोलेंगे यहाँ पे। कितने रुपए की सैलरी पे करी है? 2,500 रुपये की। अब ये नहीं लिखा हुआ कि कैश में पे करिए चेक से, तो उस कंडीशन में कैश ही माना जाता है। सैलरी पे करी 2,500 रुपये, तो पैसा गया। कितने गए? 2,500 गए। किसके गए? सैलरी के गए। कब गए? 5 फरवरी को। ठीक है, आगे दिया हुआ चेक रिसीव फ्रॉम राम। यहाँ अमाउंट नहीं दिया हुआ बेटा अपने को, तो ये ध्यान रखना। इससे पहले जब अपन ने राम को माल बेचा था ना उधार, तो उसी का उसने अपने को चेक दिया है। अब समझो ज़रा,
राम को जो अपन ने माल बेचा था उसकी पोस्टिंग तो नहीं करी, क्योंकि उस टाइम पे अपने को पैसा ना तो मिला था ना पैसा गया था। अब अपने को राम से क्या मिल गया, चेक मिल गया। अब राम से जो चेक मिला है, हमेशा ध्यान रखना बैंक कॉलम कैश बुक बनाते टाइम जब आपको चेक रिसीव होता है तो उसे ऐसे कैश ट्रीट किया जाता है। मीन्स अगर आपको चेक रिसीव हुआ है तो उसे कैश रिसीव माना जाएगा। आपके पास पैसा आ रहा है, आता है तो इधर दिखाते हैं किससे आ रहा है, राम से आ रहा है, तो टू राम। ठीक है, मेरे पास चेक आया, जब चेक आता है तो उसको कैश मानते हैं, तो अमाउंट का डालेंगे, कैश में डालेंगे। कितना डालेंगे, चेक कितना रिसीव हुआ होगा जितना उसको माल बेचा गया था, कितने का, 20,000 का, तो यहाँ डाल देंगे। मीन्स पैसा आया, किससे आया, राम से आया, कितना आया, 20,000 आया, कौन सी तारीख को आया, 8 फरवरी को आया। ठीक है, चेक अगर मिलता है तो आपको उसको कैश में ही मेंशन करना है। ये माना जाएगा कि कैश आपको रिसीव हुआ है, वो चेक एज ए कैश ट्रीट किया जाएगा जब रिसीव होता है तब। फिर आगे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड 12,500, माल बेचा 12,500 का। चेक रिसीव हुआ जिसको मैंने कैश माना, वो कैश कहाँ जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया हैंड टू हैंड। तो माल बेचा और आपको जो पैसा रिसीव हुआ वो कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। आप देखो उसको कैसे लिखोगे, देखो पैसा आता है तो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखाएंगे पैसा आया, क्यों आया, क्योंकि अपन ने माल क्या किया है, बेचा है, सेल किया है, तो रीज़न था पैसा आने का सेल। अब अगर इतना लिखा होता है कि माल बेचा, गुड्स सोल्ड किया और क्या रिसीव किया, चेक रिसीव किया, तो मैं कैश में डाल देता, क्योंकि चेक अगर मिलता है तो कैश माना जाता है। बट वो कैश सेम डे कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, तो ये अमाउंट यहाँ लिखने की जगह कहाँ लिख दिया जाएगा, बैंक में लिख दिया जाएगा। कितने रुपए, 12,500। ठीक है, माल बेचा, 12,500 का चेक मिला, जो कि पैसा कहाँ जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया। और ये कौन सी तारीख को हुआ लेन देन, 10 तारीख को, तो 10 फरवरी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है राम का जो चेक मिला था वो अपन ने क्या करवा दिया, बैंक में जमा करा दिया। राम्स चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, राम का चेक कितने रुपए का होगा, वही 20,000 रुपये का। उस चेक को मैंने क्या अज्यूम किया था, उस चेक को मैंने अज्यूम किया था कैश। अब वो कैश मैं क्या करवा रहा हूँ, बैंक में जमा करवा रहा हूँ। जब भी आप बैंक से कैश निकालते हो या बैंक में कैश जमा कराते हो तो वो कॉन्ट्रा एंट्री में काउंट होता है, उसका ट्रीटमेंट कॉन्ट्रा एंट्री के लिए किया जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री के तरीके किया जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक और कैश दोनों आ रहे हो, क्योंकि मैं बैंक का कॉलम भी बना रहा हूँ और कैश का कॉलम भी बना रहा हूँ। अब मुझे दोनों तरीके से एज्यूम करते हुए इस अमाउंट को मेंशन करना है। एक बार मैं अपने आप को कैश मानते हुए ट्रीट करूँगा कि हाँ भैया कैश का आया, एक बार बैंक मानते हुए। तो राम का चेक अपन ने क्या करा दिया, बैंक में जमा करा दिया, तो मेरे पास से वो जो चेक जो कैश था वो बैंक में चला गया, पैसा चला गया, गया, क्या गया, कैश गया, कहाँ गया, बैंक में गया, तो यहाँ तो लिख दो बैंक और यहाँ पे लिख दो कैश। क्योंकि अब बैंक की तरफ से सोचते हैं अपन, भाई बैंक के पास पैसा आया, क्या आया, पैसा आया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश। अपने पास से क्या गया, कैश गया, कहाँ गया, बैंक में गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, बैंक। तो आप अपने आप किसी एक चीज़ को अज्यूम करते हो, दोनों तरफ लिखा करो, ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। ये लेन देन कब हुआ, ये हुआ 15 फरवरी को, तो दोनों तरफ 15 फरवरी लिख देंगे। ठीक है, दोबारा समझ लो, राम का जो चेक आपको मिला उस चेक को कैश माना गया था, इसलिए इसको कैश मानते हुए कैश आपने कहाँ जमा कराया, बैंक में जमा कराया। तो आपके पास से पैसा चला गया, कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। पैसा जाता है तो यहाँ दिखाते हैं कहाँ गया, बैंक में गया, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, बैंक। और ये क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए यहाँ पे तो बैंक लिख दिया और यहाँ पे कैश लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब फिगर की बात करते हैं, फिगर कितना था, राम का चेक कितने का था, 20,000 का था ना। अब लिखोगे कैसे, अपन ने बच्चों यहाँ पे बैंक लिखा है ना, तो पैसा आपको कैश में लिखना होगा, कितने, 20,000 रुपये। और कैश लिखा है तो कहाँ लिखना होगा, बैंक में लिखना होगा, वो सेम फिगर, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। देखो बैंक से पैसा निकला है बट ऑफिस यूज़ के लिए नहीं निकल के पर्सनल यूज़ के लिए निकला है। अगर ऑफिस यूज़ के लिए निकलता तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती, जिसकी पोस्टिंग अपने को दोनों तरफ करनी पड़ती। बट ये पर्सनल यूज़ के लिए निकला है, तो अपन ये मानते भैया पैसा जाता है तो यहाँ दिखाते हैं, तो पैसा गया, क्यों गया, पर्सनल नीड के लिए गया, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट खुल जाएगा।
पैसा कहाँ से विड्रॉ हुआ है? बैंक से विड्रॉ हुआ है। कितने रुपए? 1600 रुपये। तो बैंक में लिखे जाएंगे भैया बैंक से 1600 रुपये चले गए पर्सनल नीड के लिए। और कितने कौन सी तारीख को गए? 16 तारीख को गए, तो 16 फेब। ठीक है यहाँ तक। आगे लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ये ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया गया। तो जब ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किया जाता है ना, तब ये माना जाता है कैश आया है। कहाँ से आया? बैंक से आया है। अभी यूज़ मुझे नहीं पता, इस वजह से ये माना जाएगा कैश आया। कहाँ से आया? बैंक से आया। तो जब भी पैसा, जब ये दोनों किसी ट्रांजेक्शन में ये दोनों चीज़ आ जाए ना, तो वो काउंटर एंट्री हो जाती है, जिसकी पोस्टिंग दोनों तरफ करनी पड़ती है। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। अपन ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए, यानी आपके पास पैसा आया। पैसा आता है तो इधर दिखाते हैं कहाँ से आया है, बैंक से आया है। तो यहाँ तो लिखेंगे बैंक और वहाँ पे लिखेंगे कैश। ये काउंटर एंट्री हो गई। इसके लिए यहाँ पे सी लगा देते हैं। कितने रुपए? 2000 रुपये है ना। तो बैंक लिख के तो कैश में डालेंगे 2000, और कैश लिख के बैंक में डालेंगे 2000। ये ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख का था? 20 फरवरी का, या 20 फरवरी लिख दो दोनों तरफ। आगे लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज किया एंड पेड बाय चेक। अपन ने फर्नीचर खरीदा और पेमेंट किससे किया गया? चेक से किया गया। तो पैसा आया या गया? ऑब्वियसली मैं कोई चीज़ खरीदूंगा तो पैसा जाएगा। जाएगा तो इधर दिखाने अपन किस लिए जा रहा है, क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा। कौन सी तारीख को खरीदा? 25 तारीख को खरीदा। कितने का खरीदा? 4000 का खरीदा, और मैंने उसको क्या दे दिया? चेक दे दिया। तो मेरा पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा। जब चेक रिसीव होता है ना, तो उसको कैश ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब आप किसी को चेक देते हो ना, तो वो बैंक में ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आपका पैसा कहाँ से जाने वाला है? बैंक से जाने वाला है। लेकिन जब चेक आपको रिसीव होता है तो वो कैश ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो पैसा अभी तक बैंक में नहीं गया, वो चेक अभी तक बैंक में नहीं गया, तो उस चेक को कैश मान लिया जाएगा जब तक कि वो बैंक में नहीं चला जाता। आगे लिखा हुआ है पेड टू मोहन बाय चेक। मोहन को अपन ने क्या किया? चेक से पे कर दिया। चेक से पे कर दिया यानी पैसा जा रहा है अपने पास से। किसको मिल रहा है? मोहन को मिल रहा है। जाता है तो यहाँ दिखाते हैं, इस साइड में दिखाते हैं। पैसा गया, किसको गया? मोहन को गया। और मैंने क्या दिया था? उसको चेक दिया था ना, तो मेरे पास से पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से जाएगा। ठीक है। ये कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन है? 28 फरवरी का। 28 फरवरी यहाँ लिख दो। यहाँ अपने सारे ट्रांजेक्शन पूरे हो गए। अब आप क्या करोगे? इसमें टोटल करके और बैलेंस पता करना होता है कि भैया टोटल कितना कैश अवेलेबल था, कितना पैसा आया, कितना चला गया, और आखिर में कितना बच गया। उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ लाइन खींच दो, इसको फिनिश करो, इसका टोटल करो। देखो वैसे खुद ही आइडिया लग जाता है, धीरे धीरे बच्चों करते जैसे अपन करते रहते हैं। मुझे दिख रहा है ये साइड पे आइटम ज़्यादा है, इस साइड पे आइटम कम है, यानी इस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। तो मैं इधर का टोटल कर लेता हूँ पहले। देखो 10,000 तो पहले कैश पड़ा था, 15,000 माल बेच के आ गए, 20,000 रुपये आराम से आ गए, और 2,000 रुपये ये बैंक से आए थे, अपन ने बैंक से पैसा निकाला था। तो टोटल ये कैश अपने पास आया है व्यापार में। कितना हो गया? 10 और 15 25, 25 और 20 45, 45 यानी 47,000 रुपये, 47,000। यहाँ पे भी बेटा 47,000 लिख दो। अब 47,000 में से ये जो 22,500 रुपये है ना, इनको माइनस करके, और डिफरेंस फिगर जो निकलेगा वो बैलेंस सीडी के नाम से लिखा जाएगा। कैरी डाउन, ये बचा हुआ पैसा अपन आगे कैरी करेंगे, ये पैसा बचा हुआ है। और इसकी डेट क्या आएगी? जो महीने की लास्ट डेट होती है, जो कि क्या है? 28 फरवरी। तो अपन क्या करेंगे? 47,000 रुपये जो हैं, यानी इसका जो टोटल है 47,000, इसमें से यहाँ के जो टोटल है 22,500 रुपये, इसको अपन माइनस कर देंगे। कितने रुपये बचेंगे? अपने बचेंगे 24,500 रुपये। वो 24,500 रुपये अपन यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है। ऐसे किसमें करेंगे? ऐसे ही इसमें करेंगे। इधर की साइड का टोटल है 20,000, 12,500 यानी 32,500 रुपये। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख देते हैं 32,500 रुपये। अब 32,500 में से मुझे इनको माइनस करना है। ये देखो कितने? 3,000, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11,000, 12,100 रुपये है यहाँ का टोटल।
और यहाँ कितने हैं 32,500। बचा क्या 20,400। ये जो 20,400 बच गया ये तुम्हारा बैलेंस कहलाएगा। इसका मतलब कि भैया बैंक में इतना पैसा आया और इतना पैसा चला गया। आखिरी में बैंक में कितना बच गया 20,400 अभी भी बैंक में पैसे पड़े हैं और इतना कैश अपने पास व्यापार में अवेलेबल है। तो ये बैलेंसेस होते हैं। ये कैसे निकालते हैं, दोनों साइडों का टोटल करते हैं, जहाँ कम पड़ता है उस बैलेंस को लिख के और दोनों साइडें बराबर कर दी जाती है। ठीक है, डन।